प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर मेघ का यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार, और हम लोग पिछली कक्षा तक इसके 19 श्लोकों तक का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं। किंतु अब 20वां श्लोक प्रारंभ करने से पहले हम लोग इन 15 से लेकर के इस 20 श्लोक तक, अर्थात मित्रों कह लें तो कुल 6 श्लोकों में इस यक्ष के घर का वर्णन दिया हुआ है। अब इस यक्ष के घर का वर्णन, उस घर के पास में कौन सा वृक्ष है, कौन सा पर्वत है, पर्वत पर क्या क्या है, इन सभी का वर्णन मित्रों इन 6 श्लोकों में दिया हुआ है। उन्हीं 6 श्लोकों के वर्णनों को हम इस बोर्ड पर चित्रित करने का मित्रों प्रयास हम किए हैं, और इस चित्र के माध्यम से यदि हम लोग एक बार यदि समझ लेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोगों के इस मस्तिष्क पटल पर एक प्रकार से बिल्कुल फिट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कौन कहां पर है, किसके पास में क्या क्या है। ठीक, तो हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग उत्तर में ओपन कर लीजिए श्लोक संख्या 15। ठीक, और अगर आप लोग मित्रों अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इस पे लिखते चलेंगे, खांच पीच करते चलेंगे, है ना। ठीक, तो मैं हट गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब श्लोक संख्या 15 ओपन कीजिए, जहां पर मित्रों लिखा है तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण, है ना। कह रहे अब देखिए यहां से इस घर के उत्तर, अब मित्रों मैं मान लेता हूं जगह नहीं था, मैंने नहीं खींचा है। यह यक्ष का घर है। यह किसका घर है? यक्ष का घर। इस घर के उत्तर किसका घर है? कुबेर का घर है। इसके यक्ष घर के उत्तर किसका घर है? कुबेर का घर है। और कह रहे हैं कि तुमको वह मेरा घर दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि कहते मित्रों सुरपति धनुष चारुणा तोरणेन, है ना, कि यह हमारे घर के सामने मित्रों यह देखिए इंद्रधनुष के समान गेट है ना। अर्थात सुरपति धनु अर्थात मित्रों कर इंद्रधनुष के समान, है ना। इंद्रधनुष के समान या क्या मित्रों? गेट है। ठीक, इंद्रधनुष के समान गेट है, इसलिए कहते हैं तुम दूर से ही उसको पहचान लोगे। ठीक, अब यह मित्र देखिए, अब कह रहे हैं यह हो गया यक्ष का घर, और देखिए यह हो गया हम लोगों का दुर्ग, और यह देखिए रहा रास्ता यहां से अपने यक्ष घर को जाता है। अब देखिए कह रहे हैं उसी जगह के कि यस्योपान्ते कृतक तनयः कांतया, और उसी के पास में, किसके पास में मित्रों? इसी दुर्ग के ही पास में कह रहे हैं, घर के पास में हस्ता प्राप्य स्तबक, है ना, कि हाथे से प्राप्त होने वाले गुच्छों से युक्त, है ना, ऐसा मंदार का वृक्ष है। कैसा मित्रों? बाल मंदार वृक्ष, अर्थात छोटा सा मंदार का वृक्ष है, जिसके गुच्छे को आप पुष्प के गुच्छे को हाथों से भी तोड़ सकते हैं, ऐसा। ठीक, आगे बातें समझ मित्रों। अब देखिए सब के सब प्रश्न है कि उसका गेट किसके समान है, इसके घर के पास किसका वृक्ष है, किस पुष्प का वृक्ष है, तो बाल मंदार वृक्ष है। मित्रों मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा किस प्रकार से चित्र खींच लीजिएगा, और बाकी सबको अपने अनुसार, मैंने अपने अनुसार खींचा, आप लोग भी अपने अनुसार खींच सकते हैं, और इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। तो मित्रों ये रहा 15 श्लोक में जो वर्णन है। ठीक है, एक तो हो गया यह इंद्रधनुष के समान गेट का, और दूसरा हो गया बाल मंदार वृक्ष का, जिसके इन गुच्छ पुष्प के गुच्छों को इतना झुक गया है कि हाथ से भी तोड़ सकते हैं। राइट, चलिए ये हम लोगों के हो गया मित्रों श्लोक संख्या 15 का वर्णन। ठीक है, चलिए यह दोनों है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्रों प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। वापी चास्मिन मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, कह रहे हैं कि उसी के पास में, कह रहे हैं कि इसी के पास में वापी अर्थात एक बावली है, एक गढ़ही है। इसी के पास में क्या है? एक वापी है, गढ़ही है। ठीक, यह देखिए हमने ये लिख दिया, जिसको कि आप लोग लिख सकते हैं वापी भी लिख सकते हैं, या फिर बावली भी लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि इसमें, इस बावली में कह रहे हैं, देखिए मित्रों सीढ़ी जो बनी हुई है, यह सीढ़ी किससे बनी हुई है? तो कह रहे हैं यह देखिए मरकत मणि से बनी हुई है
है ना, यह आप लोगों से पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसके बावली की है ना जो वापी की सीढ़ी है किससे बनी हुई मित्रों, तो कह रहे मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, यह मरकत के मणि से बनी हुई है। आगे कह रहे हैं कि हेमत छन्ना विकच कमल ही, श्लोक संख्या 16 एकदम देखते रहे मित्रों। कह रहे इसमें सुवर्ण कमल है ना, सुवर्ण अर्थात मित्रों पीलापन। तो देखिए यार इसमें पूरे कमल मान लेते हैं, हमने एक ही खींचा है, कोई बात नहीं, आप लोग चाहेंगे तो इस प्रकार से कई कमल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इन कमलों से मित्रों यह व्याप्त है ना, ये क्या, यह बावली। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि इनके कमलों के जो वैदुर्य मणि के समान चिकने अर्थात लहसुनिया रंग के इसके नाल हैं इस कमल के। ठीक, अब आगे कहते हैं कि इसी में जो है कि कृतक है ना, कृत वसतयो मानसम। ठीक, कि इसमें हंस रहते हैं, और जब हे मेघ इस बावली में, इस वापी में जो हंस रहते हैं, जब तुम आओगे तो व्यपगत सुचह, यह शोक रहित वाले हो जाएंगे, यह मान सरोवर जाने की इच्छा नहीं करेंगे। ठीक, तो यह देखिए हम लोगों के हो गए हंस, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बावली का जो मित्रों वर्णन है वापी का, यह श्लोक संख्या 16 में है। ठीक, देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मित्रों श्लोक संख्या 15 पर, अरे 17 पर। करें तस्यास तीरे रचित शिखरा पेशल इंद्र नील। ठीक, तो कहें इसी गढ़ही के पास, इसी वापी के पास में मित्रों कर यह एक इंद्रनील का पर्वत है ना, जिसके ऊपर क्रीड़ा शैल है, क्रीड़ा पर्वत है। यह क्या हो गया मित्रों, हम लोग इसको लिख लेते हैं क्रीड़ा पर्वत। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं चित्र में ही, क्रीड़ा पर्वत है, किसके पास में है, तो कह रहे हैं कि इसी के पास में। श्लोक संख्या 17 पे देखिए, इसी वापी के पास में मित्रों यह क्या है, क्रीड़ा पर्वत। और यह क्रीड़ा पर्वत की जो चोटी है मित्रों, यह इस चोटी के लिए कहते हैं, यह चोटी मित्रों इंद्रनील मणि से बनी हुई है। किससे, कह रहे कि इंद्रनील मणि से। यह भी सब परीक्षा के प्रश्न है मित्रों, एकदम इसको नोट करते जाइएगा कि क्रीड़ा पर्वत का जो चोटी किस मणि से बनी हुई है, तो इंद्रनील मणि से। वापी की सीढ़ी किससे बनी हुई है, तो इंद्रनील मरकत मणि से। और कमल का डंठल किसके समान है, तो वैदुर्य मणि के समान है ना, ये सब एकदम नोट करते रहिए। ठीक, चलिए अब देखिए हो गया इंद्रनील मणि से बना हुआ यह क्रीड़ा पर्वत हो गया। अब कहते हैं आगे कि इस क्रीड़ा शैल पर कह रहे हैं कि दो वृक्ष हैं, है ना, इस क्रीड़ा शैल पर कह रहे हैं कि अच्छा हाँ, आगे फिर कहते हैं यह क्रीड़ा शैल जो है कि सोने के पर सुवर्ण केलों से घिरा हुआ है। तो देखिए मित्रों, मैंने यह सुवर्ण केला अब नहीं बन पाया है अच्छे से, कोई बात नहीं है ना। इसको यह किससे है मित्रों, यह देखिए सुवर्ण केला है, आप लोगों को दिख तो रहा होगा ना, शायद मैं एक बार देख लूं। हाँ चलिए, दिख रहा है आप लोगों को, है ना कैमरा में। तो यह जो है कि क्या है मित्रों, यह सुवर्ण कमल है, अरे सुवर्ण केला। ठीक, यह क्या है, सब सुवर्ण केले से घिरा हुआ, यह भी याद रख लीजिए कि यह क्रीड़ा पर्वत किससे घिरा हुआ है मित्रों, तो यह सुवर्ण केले से घिरा हुआ है, राइट। चलिए अब ये भी बातें समझ में आ गई, जिसके कारण कह रहे हैं कि यह अत्यंत रमणीय है। और इसी क्रीड़ा पर्वत पर ये देखिए मेघ बिजली चमक रही है, कह रहे कि तुम्हारे द्वारा चमकने पर, तुम्हारा चमकते हुए देखना मेरी प्रिया को अत्यंत प्रिय है ना, ऐसा सोच करके मैं उसको हृदय से याद कर रहा हूँ। कौन कहता है, यक्ष कहता है। ठीक, तो मान लेते हैं इससे ये भी प्रश्न है कि यक्षिणी को क्या देखना पसंद है, तो इस क्रीड़ा शैल के ही पास में इधर मित्रों यहाँ पर चमकते हुए बिजली को देखना, मेघ को देखना उसको अत्यंत पसंद है। ठीक, चलिए ये सब के सब प्रश्न मित्रों कितना हम बताएं, कक्षा में पहले चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं श्लोक संख्या 18 की तरफ। श्लोक संख्या 18 पर कहते हैं मित्रों, रक्ताशोकस्य किसलेह केसरा, है ना, कि केसरश्चात्र कांतः। अब देखिए इसी श्लोक में कहते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये कहते हैं यहाँ पर एक रक्ताशोक है। क्या है मित्रों, रक्ताशोक।
यह देखिए हमने लिख रखा है, ये बना दिया है ना, यह रहा रक्ताशोक। और ये रहा मित्रों क्या कह रहे, मौलशीरी। यह क्या है कह रहे, एक मौलशीरी का वृक्ष है ये दोनों, ठीक। इसी में है ना चर्चा, कह एक सख्यातव, उसमें से जो एक है यह रक्ताशोक है, कह कि सह मया वाम पादोभिलासी, मेरे साथ वो तुम्हारे सखी के बाएं पैर का अभिलाषी है। तो यही रक्ताशोक है मित्रों, जो कि उसके बाएं पैर का अभिलाषी है, किसके, यक्षिणी के, ठीक। अब देखते हैं आगे, यह अगला है देखिए मौलशीरी का वृक्ष, है ना। कहते हैं यह जो मौलशीरी है, करे कांक्षत्यो वदनम, वदनम मदिरा, यानी कि मुंह में मदिरा भर करके उसके कुल्ला अर्थात उसके फुहारा छींटे की यह इच्छा रखता है, कौन, यह मौलशीरी। तो मित्रों यह दोनों के भी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, यह याद रखिएगा, ठीक। इस प्रकार से इसी क्रीड़ा पर्वत पर यह दोनों वृक्ष हैं। अब मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 19, इन सारे को मित्रों हम लोग थोड़े में समझ सकते हैं। 19वें में कहते हैं कि उन दोनों के मध्य में, किन दोनों के मध्य में, ठीक। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के मध्य में अर्थात रक्ताशोक और मौलशीरी के मध्य में, तन मध्य च स्फटिक फलका, करे इसके मध्य में जो है कांचनी वासयष्टि। तो मित्रों यह जो आप लोगों को वासयष्टि दिख रही है ना, जो कि चिड़ियों के पक्षियों के बैठने का स्थान होता है मित्रों, यह कांचनी अर्थात करें कि सोने की है, किसकी है, सोने की वासयष्टि लगी है मित्रों, ठीक। और इस पर कह रहे हैं कि यह तुम्हारा मित्र जो है नीलकंठ सुहृदय, तुम्हारा मित्र जो है कि शाम के समय मोर देखिए बैठा हुआ है और बैठता है, तो तुम्हारी जो सखी अर्थात मेरी जो पत्नी है, वह जब अपने हाथों से तालियां बजाती है तो उसके कंगन से, है ना, कहते हैं ना कि इसके कंगन से सिंजा वाली, है ना, सिंजा वाले अर्थात कंगन से जो उसके मधुर आवाज निकलता है, उससे यह मोर रोज नाचता है शाम को। आगे बातें समझ मित्रों। और कह रहे हैं यह जो सोने की बनी हुई है मित्रों, तो कह रहे हैं कि यह इस जिसमें हरे बांस के समान है ना मित्रों, अर्थात कहते हैं कि अनति प्रवण, अर्थात जिसमें कि हरे बांस के समान चमकीली, इसमें यह मड़ियों से जड़े हुए उसके समान हरे रंग की यह बांस की पे इसकी ऊपर मित्रों यह सोने की वासयष्टि लगी हुई है। श्लोक संख्या हम लोग 19 में इसको देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब ये बातें हो गई। और इसी में मित्रों, अच्छा इसी श्लोक में एक चीजें और भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो देखिए मित्रों हमने यह बनाया है, देखिए यह वासंती लता मंडप है, वासंती लता मंडप है। इसी के पास में ही यह देखिए कि दोनों रक्ताशोक और मौलशीरी के वृक्ष में है। यह भी याद रख लीजिए कि वासंती लता कहाँ पर है, तो यह क्रीड़ा पर्वत पर ही है ना। या फिर पूछ दे ये क्रीड़ा पर्वत पर कौन सी लता है, तो वासंती लता है ना मित्रों। माधवी वासंती बहुत सा फलाना ढिमका दे देगा, तो याद रहे कि इस क्रीड़ा पर्वत पर यह वासंती लता है, ठीक। अब देखिए आगे इसमें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब आगे कह रहे हैं कि 20वें श्लोक में, जिसका हम लोगों को आज भी अध्ययन आज की कक्षा में उसका भी किया जाएगा। तो 20वें श्लोक में कह रहे मित्रों, ये भी साधो, है ना, कि मेरे घर के दोनों तरफ अर्थात अगल बगल में देखिए क्या बना हुआ है मित्रों। एक तरफ तो कह रहे हैं कि देखिए यह शंख का चित्र बना हुआ है ना, एक तरफ शंख का और एक तरफ मित्रों पद्म का, ठीक। इधर शंख लिख लीजिएगा और एक तरफ जो है कि पद्म लिख लीजिएगा, कि एक तरफ शंख और पद्म के निधियों के समान, है ना। पद्म लक्षणों से द्वार पे मेरे देखते ही तुम पहचान लोगे, ठीक। और भी बाकी बातें हैं 20वें श्लोक में, उसका अध्ययन ये कर लिया जाएगा। तो मित्रों देखिए ये रहा यक्ष के घर का और उसके आसपास का वर्णन। यह यक्ष का घर, इसके बगल में क्रीड़ा पर्वत, पास में ही एक वापी है, पास में ही वृक्ष है, मोर है, यह मंदार का वृक्ष है। एक चीज और यहाँ पर कहना हम भूल गए, यही है मित्रों कृतक तनयः। कृतक तनयः कौन है, यही है, ठीक है ना। मंदार वृक्ष को इसी को कृत्रिम पुत्रवत पाला है,
किसने? यक्षिणी ने। यह भी भयंकर परीक्षा का प्रश्न है, पूछा जा चुका है, तो इसको भी नोट अप कर लेना है। तो हम समझते हैं मित्रों, इस चित्र के द्वारा बिल्कुल 6 श्लोकों को हम लोग शॉर्ट में अब समझ लिए होंगे। ठीक, अब हम लोग 20वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अब लेना भी अभी भी चाहते होंगे मित्रों, तो आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगले श्लोक को। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस 20वें श्लोक को। इस श्लोक में भी यक्ष के घर का ही वर्णन किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने जो चित्र को देखा समझा, उसमें जो यक्ष के घर के दरवाजे के अगल बगल में शंख और जो पद्म का चित्र था, उसका वर्णन मित्रों इसी श्लोक से प्राप्त होता है। और फिर उस यक्ष के घर की किस प्रकार के शोभा को प्राप्त कर रहा है, उसका भी वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। तो चलिए परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एभिः साधो हृदय निहित ही लक्षण ही लक्ष्य था द्वारोपान्ते लिखित वपुसो शंख पद्मौ च दृष्ट्वा छामच्छायं भवनं मधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापायेन खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम। ठीक, तो देखते हैं अब इसके अर्थ को, क्या कह रहा है यक्ष, क्या कह रहे हैं उस मेघ से। मेघ से कह रहे ए भी साधो। साधो अर्थात हे साधो, अर्थात मित्रों हे मेघ। यह देखिए संबोधन साधो किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया, संबोधित कर रहा है यक्ष कि हे मेघ, हे साधो, ए भी अर्थात इन। इन का मतलब मित्रों क्या होगा कि पूर्वोक्त, है ना, पूर्वोक्त। अब इस पूर्वोक्त से क्या अर्थ ले लेंगे मित्रों? इसका जो हम लोगों ने 15वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक जिस किसी भी क्रीड़ा पर्वत, रक्ताशोक, मौलश्री वृक्ष, जो वापी है, इंद्रधनुष का है, बाल मंदार का वृक्ष है, इन सबों का जो पूर्वोक्त है उसके लिए आया है ए भी। इन प्रकार के हृदय निहित ही लक्षण ही, लक्षण ही मतलब मित्रों लक्षणों को, लक्षणों को। ठीक, जो अभी इतना हम लोगों ने चर्चा किया है ना पूर्वोक्त श्लोकों वाले, उन लक्षणों को हृदय निहित अर्थात मित्रों हृदय में रखे हुए, निहित अर्थात रखे हुए, करे उन लक्षणों को हृदय में रखे हुए। ठीक, लक्ष्य था मतलब पहचान जाओगे, पहचान जाओगे। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हे मित्र, हे मेघ या हे साधो, हे मित्र, जो अभी हमने आपसे पूर्वोक्त इतना ये भी जो लक्षण बोले, इन लक्षणों को हृदय में रखे हुए तुम अवश्य ही पहचान जाओगे। लेकिन मित्रों इसी में एक पंक्ति हम लोग और जोड़ देते हैं, नीचे देखिए। कह रहे और क्या है, और भी लक्षण को सुन लो। तो कह रहे कि द्वारोपान्ते, है ना, कह रहे उसी द्वारोपान्ते यानी द्वार के अगल बगल में। ठीक, द्वार के अगल बगल में, कह रहे कि द्वार के अगल बगल में लिखित वपुसौ, लिखित अर्थात मित्रों चित्रित, चित्रित वपुसौ अर्थात मित्रों होता है वपु मने शरीर, हम लोग यहाँ पर अर्थ ले लेंगे आकृति। करे चित्रित आकृति, है ना, करे द्वार के अगल बगल में आकृति एक चित्रित है। किसकी आकृति? करे शंख पद्मौ, या शंख और पद्म की आकृति चित्रित है। च मने और करे कि दृष्टवा मने देख कर। ठीक, दृष्टवा अर्थात देख कर, कह रहे हैं उसको आप देख कर। आगे बातें समझ में, फिर से समझिए। अब देखिए इसको हम लोग पूरे को ले लेते हैं कि हे साधो, पूर्वोक्त लक्षणों को, जो मैंने लक्षणों को कहा, उनको हृदय में रखे हुए, अब यहाँ आ जाइए, और द्वार के अगल बगल में चित्रित आकृति वाला शंख और पद्म को देख करके तुम पहचान जाओगे। लक्ष्य ये था, तुम पहचान जाओगे किसको? मेरे घर को। अब नीचे उसी बात को कह रहे हैं कि छामच्छायम, छाम मतलब मित्रों छय धनकट, है ना, छायो मह से इसमें तकार को मकार हो जाता है। चलिए छह व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख लिया जाएगा। छामम अर्थात मित्रों की क्षय हो गया हो, नष्ट हो गया हो।
हम लोग नष्ट लिख लेते हैं छायम अर्थात शोभा, तो करे नष्ट शोभा वाले, जिसकी शोभा चली गई हो। भवनम अधुना, भवनम अर्थात मित्रों भवन कह ले, घर कह ले, अधुना अर्थात इस समय, करे इस समय जिसकी शोभा चली गई हो। किसके कारण से उस भवन की शोभा इस समय नष्ट हो गई है, किसके कारण से, करे मद वियोगेन अर्थात मेरे, और वियोगेन मने वियोग से, मेरे वियोग से, नूनम अर्थात निश्चय ही, अर्थात निश्चय ही। अब मित्रों देखिए, अब इस श्लोक में हम लोग इन तीनों पंक्तियों को जोड़ देंगे तो ही सटीक अर्थ बैठेगा। इन दोनों पंक्तियों को बोलने के बाद ही हम लोग जब बोलेंगे कि पहचान जाओगे, तब देखिएगा अब कैसे इसके अर्थ को सटीक बैठाया जाए। कह रहे हैं कि हे साधो, हे मेरे मित्र मेघ, तुम पूर्वोक्त लक्षणों को, अर्थात मैंने जिन जिन लक्षणों को कहा, इन इन लक्षणों को हृदय में रखे हुए और द्वार के अगल बगल में चित्रित आकृति, शंख पद्म के चित्रित आकृति को देख करके और मेरे वियोग से नष्ट हुए शोभा वाले इस भवन को देख करके निश्चय ही पहचान जाओगे। अब आगे बातें समझ में, निश्चय ही पहचान जाओगे। ठीक, अब चलिए, अभी बाकी इसमें चर्चा बाद में होंगी। अब आइए निचले पंक्ति में, कह रहे क्यों, देखो सुनो, सूर्या पाए, क्योंकि सूर्य अपाए, सूर्य के अस्त हो जाने पर, या फिर कह ले मित्रों सूर्यास्त, है ना, सप्तमी विभक्ति है। ठीक, सूर्या पाए, सूर्यास्त हो जाने पर, न अर्थात नहीं, खलु मने यहां कह लेंगे निश्चय ही, कमलम अर्थात कमल, पुष्यति का अर्थ हो जाएगा मित्रों अब चिनोति, अर्थात प्राप्त करता है ना, प्राप्त करता है। और स्वाम मतलब अपनी, और अभिख्याम अर्थात मित्रों शोभा को, है ना। क्योंकि सुनो हे मित्र, क्योंकि सूर्यास्त के हो जाने पर कमल अपनी शोभा को प्राप्त नहीं करता है। अब इसके लिए मित्रों साफ स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग, जिस प्रकार से सूर्यास्त जब हो जाता है तो कमल अपनी कांति को खो देता है, अपनी चमक को खो देता है, अपनी शोभा को खो देता है कमल। ठीक उसी प्रकार से वह घर भी मेरा है, उस घर का कमल तो हम हैं और इस समय हम वहां पर है नहीं, इसलिए मेरे वियोग, हम सूर्य है और घर मेरा कमल है, यूं कह लें। और इस समय हम अपने घर पर नहीं हैं, हम तो यहाँ रामगिरी में निवास कर रहे हैं, अतएव मेरे बिना वह कैसे शोभा को प्राप्त कर सकता है ना। इसीलिए कह दिए कि इस समय मेरे वियोग से इस नष्ट हुए शोभा वाले मेरे भवन को देख करके तुम निश्चय ही पहचान जाओगे, क्योंकि सूर्यास्त के हो जाने पर कमल कब शोभा को प्राप्त करता है, कभी वो शोभा, माने जब सूर्यास्त है तो कमल सुशोभित नहीं होता। ठीक मित्रों, हम समझते, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके अर्थ को मैं चाहूंगा एक बार पुनः बोल दें संपूर्ण, आप लोग इसको स्मरण कर लें एक बार कि हे मेघ, हे साधो, पूर्वोक्त मेरे कहे हुए इन लक्षणों को हृदय में रखे हुए और द्वार के अगल बगल में शंख और ये पद्म के चित्रित आकृति वाले इस मेरे वियोग से नष्ट हुए शोभा वाले इस भवन को देख करके निश्चय ही तुम पहचान जाओगे, क्योंकि सूर्यास्त के हो जाने पर कमल अपनी शोभा को प्राप्त नहीं करता है। तो इस श्लोक में मित्रों यदि हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर भी उसके घर की दो बातें हो रही हैं, दो लक्षण ये बताए जा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि अगल बगल के शंख और पद्म के चित्रित वाला है, दूसरी बात कह रहे हैं कि छामत छायम, कि उस समय वह घर शोभाहीन है ना, मेरे वियोग के कारण। चलिए अच्छा, अब हम लोग इसमें मित्रों प्रश्नोत्तरी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इस पंक्ति से मित्रों ऐसा कोई विशिष्ट प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि सीधे है कि हृदय में रखे हुए लक्षणों को, हाँ एक बात आ सकती है, अगर यह पंक्ति उठा करके दे दे, कह दे ए भी किसके लिए आया है या साधो किसके लिए आया है, तो साधो किसके लिए आया मित्रों, मेघ के लिए, ए भी किसके लिए आया है, इन पूर्वोक्त कहे हुए लक्षणों के लिए यह आया हुआ है सर्वनाम। आगे बातें,
अब इस पंक्ति में चलते हैं मित्रों, तो ये तो कहने की आवश्यकता है नहीं, इतना फेमस प्रश्न है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यक्ष के घर के अगल बगल में किसका चित्र था, तो शंख और पद्म का, और यह मित्रों परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो हम समझ रहे हैं यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग इसके महत्वपूर्णता को समझते होंगे। अब आगे देखिए, हाँ, कि यह इसका भवन, यक्ष का भवन नष्ट हुए शोभा वाला था कि सुशोभित वाला था कि चमकदार, मैंने कि कैसा था, तो सीधे लिखिएगा मित्रों कि छाया छामक छायम, कि उसका भवन का, और यह रहा मावर है ना, कह रहे कि भवन अधुना है ना, इस भवन का मित्रों यह छामक छायम विशेषण भी है इसका, क्योंकि इसका भवन अरे शोभा इस समय नष्ट हो चुका है। दूसरी बात, अगला प्रश्न कि यक्ष के घर की शोभा किस लिए नष्ट हो गई है, यक्ष के वियोग से, यक्षिणी के वियोग से, कुबेर के वियोग से, मेघ के वियोग से, तो मित्रों किसके वियोग से, यक्ष के वियोग से उसकी शोभा हीन हो गई है। अब चलते हैं इस पंक्ति में, इस पंक्ति की तो मित्रों बात ही क्या कहना, इसलिए कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सूक्ति है। यह क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सूक्ति है, ठीक है, इसलिए यह सूक्ति है, इसको याद कर लेना। ठीक, आगे बातें समझ में। अब इसमें मित्रों हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, अलंकार को, बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है इसमें, है ना। तो जब मित्रों हम लोग इसमें यदि अलंकार की चर्चा करते हैं तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से एक दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है मित्रों, है ना, दृष्टांत अलंकार है, यह नोट कर लीजिए, दृष्टांत। क्यों, क्योंकि ऊपरी के 3 पंक्तियों में वो दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे जैसे एक उपमा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर याद रखिएगा कि उपमा नहीं दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, ना, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कमल सूर्यास्त के, सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल शोभा को प्राप्त नहीं करता है, उसी प्रकार से यह जो है कि मैं भी अस्त, मेरे अनुपस्थित हो जाने पर, अस्त हो जाने पर वह घर शोभा को प्राप्त नहीं कर रहा है, शोभा उसकी चली गई है। ठीक है, तो ये दृष्टांत दे रहे हैं, शुद्ध रूप से दृष्टांत है ना। अच्छा, ये हो गई इसमें। अगर आप लोगों से सिर्फ इसी पंक्ति को रख करके अलंकार पूछते तो ये तो मान लेते, अगर पूरा में पूछेगा तब आप लोग दृष्टांत लगाइएगा, लेकिन अगर सिर्फ इस निचली पंक्ति को अगर रख करके पूछ दे मित्रों तो कहीं पर आप लोगों को अर्थांतर न्यास अलंकार भी मिलता होगा, क्योंकि यह सूक्ति है और समर्थन भी यहाँ पर कुछ प्रतीत हो रहा है। ठीक, तो हम समझते हैं मित्रों, अब इसको साहित्य और बाकी अर्थ और प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से इसका पूर्ण हो गया। अब इसमें से कुछ नहीं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 1-2 व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखते हैं, ए भी साधो हृदय, हृदय निहित है ना मित्रों, निहित का देख लीजिए, यह तो हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोगों को याद होगा, निधन धाधन कप बराबर क्या हो जाता है, निहित, क्या हो जाता है, निहित, है ना। अब इस निहित का इस हृदय के साथ समास, अर्थात हृदय निहित, क्या हो जाएगा मित्रों, हृदय निहित। तो यहां से अगर यहां तक अगर समास पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, करें कि हृदय में निहित, तो हृदय निहित है ना, तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष। अब निहित का यदि व्युत्पत्ति पूछ दे तो निधन धाधन कत हो जाएगा मित्रों, निहित। इसके बाद हम सप्तमी तत्पुरुष समास कर लेने के बाद विभक्ति लगा देते हैं और तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बना लेते हैं मित्रों, निहित ही। फिर से ध्यान से समझिएगा कि हृदय निहित में पूछ दे विभक्ति वचन तो तृतीया विभक्ति बहुवचन, हृदय निहित में पूछ दे समास तो सप्तमी तत्पुरुष समास, और अगर निहित में पूछ दे व्याकरणात्मक टिप्पणी तो निधन धाधन कत व्युत्पत्ति, राइट। उसी तरह से मित्रों लक्षण ही तृतीया बहुवचन। अब यह हो गया लक्ष्य यथा, यह महत्वपूर्ण है ना। तो लक्ष्य धन ऋच, लक्ष्य धातु से ऋच लगा करके मित्रों क्या कर लेंगे, फिर हम लोग विधि लिंग लगा लेंगे ना, विधि लिंग धन थास, ठीक, थास में रूप चला देंगे मित्रों, बन जाएगा लक्ष्य यथा। क्या बन जाएगा, लक्ष्य यथा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि शब्द रूप भी परीक्षा में मित्रों आता ही है, धातु रूप भी आता ही है पहचानने को। या धातु रूप से मित्रों लक्ष्य धातु का पूछा है, विधिलिंग लकार का रूप है,
तो एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे, है ना। अब आगे देखिए, द्वारोपांते, द्वारोपांते सप्तमी विभक्ति एक वचन, है ना, कोई समस्या नहीं। लिखित वपुषव, है ना, लिखित वपुषव अर्थात मित्रों लिखते वपुषी या उत्तम, कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। यह भी परीक्षा के लिए मित्रों महत्वपूर्ण है, और लोग कंफ्यूज होंगे कि हम द्वंद्व लगाएं कि तत्पुरुष लगाएं, है बहुव्रीहि समास, क्योंकि लिखित आकृति वाला, ठीक है ना, कौन है? तो उसका घर है, उसके घर को देखकर, तो बहुव्रीहि समास विशेषण। अब आगे बातें देखिए, शंख पद्मौ च दृष्टवा में कर्ता कौन नहीं पहचान लेगा? वो तो सरल होगा आप लोगों के लिए। मुख्य मुख्य देख लेते हैं, छामक छायम, इसको भी मित्रों हम लोग देख लेते हैं। छामक देखिए, इसमें क्षय धातु है, कौन सी धातु है? क्षय धातु है, और करें कि इसमें कत प्रत्यय है। इसके बाद मित्रों छायो मह, इस कृदंत प्रकरण को मैंने कुछ आरपीएससी के सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया है, यद्यपि वही सारे सूत्र और प्रत्यय हम लोगों को टीजीटी में भी हैं, तो प्लेलिस्ट में से मित्रों आप वहां से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो अभी हम बताएंगे इन सभी सिद्धियों को भी, ठीक है। तो क्षय से कत होकर के तकार को छायो मह से मकार होकर के क्या बन जाता है मित्रों? क्षामा। अब एक क्षामा में टाप लगा करके हम लोग क्या ये तैयार आप कर लेते हैं? क्षामा, ठीक। तो हो जाएगा कि क्या, तब इसका अब समास निकालेंगे, क्षामा छाया यस्य तत्, क्षामा छाया यस्य तत्। जब यस्य तत् लगा देंगे मित्रों तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब परीक्षा के लिए नोट कर लीजिएगा कि क्षय में कट प्रत्यय लगा है तो बनता है क्षामा। ये व्युत्पत्ति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और किस सूत्र से मकार होता है इस त को, है ना, तकार को मकार, छायो मह, इस तरह से सूत्र है मित्रों, इसको नोट कर लीजिएगा। चूंकि यह कृदंत प्रकरण में भी है, अदरवाइज भी ऐसे भी है, साहित्य में भी है, तो पूछ सकता है। अब इसके बाद देखिए समास इसमें पूछ दे तो कौन सा समास लगा देंगे हम लोग? बहुव्रीहि समास, है ना। भवनम अधुना मद वियोगेन नूनम, इधर कोई समस्या नहीं। सूर्यापाय, यह भयंकर है ना, इसको देख लेते हैं। पहले हम लोग मित्रों इसमें सूर्य अपाय, क्या है? सूर्य अपाय। इस अपाय की बात अगर कर लिया जाए, अपाय को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पहले। तो अप में आपस में इण धातु लगा देंगे, क्या लगा देंगे मित्रों? इण धातु। इण धातु लगा लेने के बाद हम लोग अच लगा देंगे, भावर्थ में ना अच लगा देंगे, और अच लगा करके बना लेंगे मित्रों क्या? अपाय, यह बन जाएगा, ठीक। अब सूर्य अपाय हम यहाँ पर जो है कि समास कर लेते हैं, सूर्यस्य अपाय, है ना, सूर्यस्य अपाय, ठीक। फिर से ध्यान से समझिए, हम लोग क्या इसमें कर लेते हैं? समास, सूर्यस्य धन अपाय, ठीक। अपाय करे विग्रह, है ना, सूर्यस्य अपाय, ठीक। यह हो जाएगा मित्रों कि सूर्य के अस्त हो जाने पर। तो इसमें समास जब पूछ दे इस प्रकार से, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा मित्रों? षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। और षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेते हैं तो समास के उपरांत हम लोग सुआदि की उत्पत्ति करते हैं। तो अब इसके बाद जब सुआदि की उत्पत्ति किया जाएगा मित्रों, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन में बन जाएगा सूर्यापाय। अगर संधि पूछ दे तब कौन सी संधि लगाइएगा? तब मित्र यहाँ पर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, है ना। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, सूर्य धन अपाय। क्योंकि जब समास करते हैं हम लोग तो इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो सूर्य धन अपाय होगा, है ना, सूर्य धन अपाय, तो सूर्यापाय, ठीक, इस प्रकार से होगा। अब इतना तो आप लोग समझ ही रहोगे, इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। अब परीक्षा का प्रश्न सुनिए मित्रों, है ना। अपाय, इसकी व्युत्पत्ति बताइए। तो अप धन ऋच धन अच, अप धन इड़ धन अच, अपाय, ठीक। इस अब सूर्यापाय में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष सूर्यापाय में समास है। सूर्यापाय में विभक्ति कौन सी है? तो सप्तमी का एक वचन है। सूर्यापाय में संधि कौन सी है? ठीक है, अगर उसमें भी संधि होती खैर छोड़ देते हैं, जाने दीजिए, ठीक। अब कह रहे हैं कमलम पुष्यत स्वाम अभिख्याम, इधर कोई समस्या है नहीं, राइट। तो हम समझते हैं मित्रों यह व्याकरणात्मक टिप्पणी के दृष्टि से इसका वाला ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, सबके सब महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्णों की ही चर्चा हुई है, ठीक। तो इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ।
अब इस 21वें श्लोक को अध्ययन करने से पढ़ने से पहले मित्रों हम लोग थोड़ी सी दृष्टि पूर्वोक्त घटी घटनाओं पर डाल लेते हैं तो इसको समझने में सरलता होगी। तो देखिए, यक्ष स्पष्ट कह दिया मेघ से कि इन इन लक्षणों से युक्त मेरा घर है और उसको हृदय में रख करके तुम उसे अवश्य ही पहचान लोगे। ठीक, अब जब उस घर को पहचान लोगे तो वहां पर जा करके तुमको करना क्या है, अब इन्हीं कार्यों का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी। अर्थात यक्ष जो है मेघ से कह रहा है कि अब तुम उस मेरे घर पर जब तुम पहुंचोगे तो तुमको कार्य कौन सा करना है। देखिए कितने क्रम से महाकवि कालिदास जी चले हैं कि यक्ष का मेघ के द्वारा मेघ का देखे जाने पर उसकी किस प्रकार से पहले जो है प्रशंसा करना, पूजा करना, फिर मेघ के उसके मार्ग को बताना, और मार्ग को बता लेने के बाद मित्रों जब हम लोग उत्तर मेघ की अगर चर्चा करें तो थोड़ा सा अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आसानी होगी कि उत्तर माघ का प्रारंभ ही होता है अलका के वर्णन से। तो देखिए कितने सिस्टम से महाकवि कालिदास जी चले कि उस अलका का वर्णन कर लेते हैं। अलका की नगरी ऐसी है, वहाँ के यक्ष लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ की रमणियाँ इस प्रकार की हैं, और उस अलका नगरी में कुबेर के घर के उत्तर की ओर मेरा घर है और इन लक्षणों से मेरा घर युक्त है जो अभी हम लोगों ने अध्ययन किया। और इन लक्षणों को अपने जब हृदय में रख करके यहाँ से जब तुम निकलोगे तो मेरे घर को अवश्य ही पहचान लोगे, और पहचान करके जब तुम वहाँ पहुँचोगे तब तुमको कार्य क्या करना है। तो देखते हैं मित्रों, अब पढ़ लिया जाए श्लोक को। कहे गत्वा सद्यः कलभ तनुताम शीघ्र संपात हेतु क्रीडा शैले प्रथम कथिते रम्य शानौ निषणः, है ना। अर्हस्यंतर भवन पतिताम कर्तुम अल्पा अल्प भाषम खद्योताली विलसित निभाम विद्युदुन्मेष दृष्टि। ठीक, अब अर्थ को देखते हैं। कह रहे गत्वा सद्यः, गत्वा अर्थात मित्रों प्राप्त होकर के, लेकिन हम लोग अर्थ लगा लेंगे यहाँ पर प्राप्त न होकर के, क्या धारण करके, धारण करके। सद्य अर्थात मित्रों सद्य अर्थात तुरंत, है ना, शीघ्र। कलभ तनुताम, कलभ अर्थात मित्रों कलभ का अर्थ होता है हाथी का बच्चा। ठीक, हाथी का बच्चा, है ना। यह याद कर लीजिएगा, शब्दावली के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छा आगे चर्चा इसके बाद में हो जाएगी, फिर पहले अर्थ को देखते हैं। हाथी के बच्चे के समान तनुताम अर्थात मित्रों तनु कृष अर्थात यहाँ पर हम लोग अर्थ लगा लेंगे छोटा। कह रहे हाथी के बच्चे के समान छोटा, हाथी के बच्चे के समान छोटा, राइट। और शीघ्र संपात हेतु, शीघ्र अर्थात मित्रों शीघ्र ही, और संपात मतलब प्रवेश करने के लिए, हेतु माने लिए या हेतु। ठीक, शीघ्र प्रवेश हेतु। अब आगे बातें समझ में। कह रहे हे मेघ, अब एक से देखिए कितना, इस लाइन को पहले क्लियर करते हैं कि हे मेघ मेरे घर में शीघ्र प्रवेश हेतु, हे मेघ मेरे घर में शीघ्र प्रवेश हेतु। कह रहे कि तुरंत हाथी का छोटा बच्चे के समान रूप धारण कर लेना, है ना। क्या करना, मेरा घर तो भाई उतना बड़ा है नहीं कि तुम प्रवेश कर जाओगे। अच्छा, उसके लिए तुमको क्या करना होगा, शीघ्र हाथी के छोटे बच्चे जैसा रूप बना लेना होगा। चूंकि तुमको शीघ्र प्रवेश करना है तो हाथी के छोटे बच्चे जैसा रूप ये बना करके क्या करना है। करे क्रीड़ा शैले प्रथम कथते रम्य शानो निषणः। करे प्रथम कथते, पहले कहे हुए, पहले कहे हुए। ठीक है, पहले क्या कहे मित्रों, वही पहले कहे हुए। अब सुनिए यहाँ पर रम्य शानव अर्थात रमणीय, रमणीय चोटी, है ना। रम्य सानुम अर्थात मित्रों होता है चोटी, है ना। सानुम अर्थात चोटी। करे पहले कहे हुए रमणीय चोटी किसकी, तो करे क्रीड़ा पर्वत पर, क्रीड़ा पर्वत, है ना। करे पहले कहे हुए क्रीड़ा पर्वत के रमणीय चोटी पर, करे के निश्राम अर्थात बैठ कर। अब आ गई बातें समझ में। क्या करना कि हे मेघ तुम हाथी के समान छोटे बच्चे का रूप बना करके शीघ्र प्रवेश करने के लिए, जो मैंने पहले अभी जस्ट कहा कुछ श्लोकों में, है ना, उस क्रीड़ा पर्वत के रमणीय चोटी पर निश्रा बैठकर क्या करना,
कर अर्हस्य अंतर भवन पतिताम, है ना। कर अर्हस्य माने योग्य हो, योग्य हो, अंतर भवन पतिताम अर्थात मित्रों भवन के अंदर, अंतर भवन, भवन के अंतर बहुव्रीहि, अरे बेभाव समास है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे हम लोग। भवन के अंदर, भवन के अंदर, पतिताम अर्थात डालना, पतिताम अर्थात गिराना या फिर डालना। कर भवन के अंदर डालना, है ना। तो क्या कर, कर तुम अल्पा अल्प भाषम, अल्प अल्प भाषम, है ना मित्रों। तो अल्प अल्प का मतलब हो जाएगा मंद मंद, और भाषम माने प्रकाश। आ गई बातें समझ में। तो कह रहे हैं कि भवन के अंदर मंद मंद प्रकाश डालना, है ना। वहां उस रमणीय चोटी पर बैठ करके, है ना, तुम क्या करना, वो जो क्रीड़ा पर्वत हम लोगों ने यहाँ पर क्रीड़ा पर्वत बना करके भी देखा था ना, कर इस क्रीड़ा पर्वत के इस रमणीय चोटी पर बैठ करके तुम मंद मंद प्रकाश डालना मेरे घर में। लेकिन वह प्रकाश किसके समान डालना। अब देखिए कह रहे ना मंद मंद प्रकाश, खद्योत ताली विलसिताम, खद्योत आली, खद्योत अर्थात मित्रों कह रहे जुगनू, ठीक, जुगनू के पंक्ति के समान, आली अर्थात पंक्ति के समान है। विलसित माने प्रकाशमान कह ले या फिर चमकदार कह ले, प्रकाशमान, है ना। जुगनू के पंक्ति के समान, प्रकाशमान के समान कर लेते हैं, निभाम लगा है तो के समान, ठीक, के समान प्रकाशमान। तो जुगनू के पंक्ति के समान प्रकाशमान और विद्युत उन्मेष दृष्टि, करें विद्युत अर्थात बिजली रूपी, है ना, बिजली रूपी, और उन्मेष अर्थात प्रकाश वाली, बिजली रूपी प्रकाशमान, है ना, दृष्टि को डालना, दृष्टि को, ठीक। आगे बातें समझ में मित्रों। कह रहे हैं कि भवन के अंदर मंद मंद प्रकाश वाले, मंद मंद प्रकाश से युक्त जुगनू के पंक्ति के समान प्रकाशमान विद्युत रूपी प्रकाश, विद्युत रूपी इस प्रकाश के समान, विद्युत रूपी प्रकाशमय क्या लेंगे सटीक रहेगा, विद्युत रूपी इस विद्युत प्रकाश रूपी कह लेते, मतलब बिजली के प्रकाश रूपी तो अच्छा लगेगा, बिजली के प्रकाश, उन्मेष प्रकाश रूपी, अब सही बैठेगा अन्वय, बिजली के प्रकाश रूपी दृष्टि को डालना। अब मित्रों इसके अर्थ को पूर्ण देखने से पहले हम लोग इतनी बातों को कल्पना करके समझ लेते हैं कि उस जो क्रीड़ा शैल है, जो क्रीड़ा पर्वत है यक्ष के घर पर, कह रहे हैं उसी जगह तुम बैठ जाना, उसकी रमणी चोटी पर, और वहां पर बैठ करके तुम्हारे पास कौन सी दृष्टि है, जो बिजली चमकती है वही वाली दृष्टि न है, तो उस अपने विद्युत के प्रकाश रूपी दृष्टि को, आगे बातें समझ में, किस विद्युत के प्रकाश रूपी दृष्टि को किसके समान करें, मंद मंद प्रकाश जुगनू के पंक्ति के समान डालना। क्योंकि देखो अगर ज्यादा तेज चमकोगे तो डर जाएंगे, इसलिए मंद मंद जैसे जुगनू चमकते हैं बुझते हैं, चमकते हैं बुझते हैं, उसी प्रकार से तुम भी हल्का प्रकाश करके, मंद मंद प्रकाश करके चमकना और बुझना और मेरे भवन के अंदर दृष्टि को डालना। तो जब भवन के अंदर दृष्टि को डालोगे तो मेरी प्रिया तुमको कैसी दिखाई देगी, क्या कर रही होगी, किस स्थिति में होगी, ये सब तो मित्रों आगे वर्णन होगा। अभी तो कह रहे तुम जाकर के ऐसे करके दृष्टि डालना, राइट। अब हम लोग मित्रों पूरे अर्थ को देखते हैं। कह रहे कि हे मेघ, कह रहा है कि यक्ष कह रहा है हे मेघ, जब मेरे घर में शीघ्र प्रवेश से हेतु तुम तुरंत हाथी का छोटे बच्चे के समान, हाथी के बच्चे के समान छोटा रूप धारण करके पहले कहे हुए क्रीड़ा पर्वत के रमणीय चोटी पर बैठ करके, है ना, भवन के अंदर मंद मंद प्रकाश से युक्त जुगनू के पंक्ति के प्रकाश, जुगनू के पंक्ति प्रकाशमान के समान बिजली के प्रकाश रूपी दृष्टि को डालने योग्य होना या फिर डालना। अब मित्रों बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। अर्थ तो हम समझ रहे हैं हो गया होगा।
अब प्रश्नोत्तरी की चर्चा अगर करें मित्रों तो पहले हम लोग इसमें से थोड़ा सा विशेष विशेषण देख लेते हैं। तो देखिए यह क्रीड़ा पर्वत मित्रों क्या है, विशेषण है, विशेष है, क्या है, विशेष से। और इसका विशेषण कौन है मित्रों, यह। अगर यह पंक्ति आप लोगों से उठा करके पूछ दे कि यह रम्य सानव किसका विशेषण है, तो यह इसका विशेषण है। अच्छा, इसके बाद अभी इस पंक्ति में विशेषण को पहले देख लिया जाए, ठीक। अब इसके बाद कह रहे हैं कि यह देखिए विद्युत के प्रकाश रूपी दृष्टि को, तो मित्रों विद्युत के प्रकाश रूपी दृष्टि इनकी कैसी है, करे मंद मंद प्रकाश। तो मित्रों यह देखिए हो जाएगा विशेष्य, है ना, और यह देखिए क्या हो जाएगा, विशेषण, और यह क्या हो जाएगा मित्रों, विशेषण। और इसका अगला विशेषण कौन हो जाएगा, यह, क्योंकि इसकी जो देखिए दृष्टि है ना, कि विद्युत बिजली के प्रकाश रूपी दृष्टि, मेघ की जो दृष्टि है बिजली वाली, कर वो मंद मंद प्रकाश वाली है, तो विशेषण हुआ ना। फिर कह रहे हैं कि वह जुगनू के पंक्ति के समान चमक वाली प्रकाश वाली है, कौन, यह आपकी विद्युत के प्रकाश रूपी दृष्टि है ना, आपकी दृष्टि इसके समान है। तो हुआ ना मित्रों ये दोनों विशेषण इसके, राइट। अगर पूछा जाए तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे इस पंक्ति में चलते हैं। इस पंक्ति में मित्रों जो बात कर रहे थे हम लोग कलभ की, कलभ अर्थात हाथी का बच्चा। आप लोगों को याद होगा कि यह शब्द जो है उत्तरामचरितम में भी आया हुआ है, और यह शब्द जो है परीक्षा में पूछा हुआ भी है, तो नोट कर लीजिएगा, कलभ माने हाथी का बच्चा होता है, ठीक। अच्छा, अब यहां से इस पंक्ति से दूसरा प्रश्न हो जाएगा, ये तो महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है, एकदम नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि शीघ्र प्रवेश हेतु मेघ यक्ष के घर में शीघ्र प्रवेश हेतु किसका रूप धारण करता है। यक्ष मेघ के घर में शीघ्र प्रवेश हेतु किसका रूप धारण करता है, तो हाथी के बच्चे, हाथी के समान कि हाथी के बच्चे के समान, कि हाथी के प्रेमिका के समान, या प्रेमी, या जो भी कुछ कह लें, तो हाथी के बच्चे के समान, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न इस पंक्ति से उठाइए कि मेघ कहाँ बैठ करके अपनी दृष्टि को यक्ष के घर में डालता है। फिर से सुनिए, मेघ कहाँ बैठ करके यक्ष के घर में अपनी दृष्टि को डालता है, तो क्रीड़ा पर्वत के चोटी पर बैठ करके अपनी दृष्टि को यक्ष के घर में डालता है, ठीक। तीसरा, अब देखिए इसमें से ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनता, ठीक, विशेष ये विशेषण हो जाएगा काफी। अब देखिए इसमें से मित्रों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी अलंकारों की, भयंकर भयंकर अलंकार है चूंकि। अब जब अलंकार इसमें से अगर ढूंढा जाए, बाकी प्रश्न तो हो गया, अलंकार की भी चर्चा कर लें। तो देखिए मित्रों यहाँ पर है कि कलभ तनुताम, हाथी के छोटे बच्चे के समान। यहाँ पर मित्रों पूर्ण रूप से उपमा अलंकार है, और कह लेंगे तो लुप्त उपमा है, अर्थात लुप्त उपमा कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मित्रों हाथी का बच्चे के समान यह उपमा अलंकार, वैसे लुप्तोपमा पूर्णोपमा नहीं देगा। जब भी पूछेगा इस अलंकार में इस पंक्ति को उठा कर रखे तो उपमा उत्प्रेक्षा इत्यादि दे देगा। लेकिन एक बार हम लोग जान लेते हैं मित्रों लुप्त उपमा है, जानने में क्या जाता है, ठीक। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हम लोग कह रहे हैं कि जुगनू के पंक्ति के समान। यहाँ भी मित्रों, यहाँ भी कौन सी है अलंकार, यहाँ पर भी देखिए उपमा अलंकार है, यहाँ भी कौन सा अलंकार है, उपमा। और इस पंक्ति यहाँ पर देखिए, अगर ये पूछ दे सिर्फ ये वाली, बस इतना ही उठा करके, है ना, कि इस जो है कि पद में कौन सा अलंकार है मित्रों, तो रूपक अलंकार है, ये नोट कर लीजिए एकदम, है ना, रूपक, क्योंकि विद्युत के प्रकाश रूपी दृष्टि वाला, है ना, जो विद्युत उसका विद्युत का प्रकाश रूपी दृष्टि वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक। तो अगर अब इस पूरे श्लोक में अलंकारों को देखा जाए तो उपमा और उपमा फिर रूपक लेकर के तीनों मिल करके शंकर अलंकार हो जाता है। तो ये तो परीक्षा में कभी आता ही नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा कि शंकर अलंकार, बस पंक्ति उठा कर रखता जाएगा। तो पंक्ति हम लोगों ने देख लिया, ये पूछे तो उपमा, ये पूछे तो रूपक, ये पूछे तो उपमा। आगे बातें समझ में, ठीक। अब हम लोग बढ़ते इसके मित्रों महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणियों की तरफ। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में यहाँ पर देखिए गत्वा सद्य, कोई समस्या नहीं, ऐसे ही पहचान लेंगे गत्वा में। अब आगे देखिए कलभ तनुताम, तो कलभस्य तनु इव तनु यस्य सह, अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास, राइट। अब आगे है देखिए शीघ्र संपात हेतु
हेतु में कौन सी विभक्ति मित्रों? षष्ठी विभक्ति है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है सूत्र की दृष्टि से। किस सूत्र से हुआ है मित्रों? तो षष्ठी हेतु प्रयोगे से हुआ है। यह आप लोग इस हेतु को भी देख करके पहचान जाएंगे। इस षष्ठी हेतु प्रयोगे से षष्ठी विभक्ति। अब आगे देखते हम लोग क्रीड़ा शैले। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रथम कथते वही है रम्य सानव। तो रम्य सानु यस्य सह, है ना, अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास। ठीक, किसका है? इसका विशेषण है। अब निषण, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो नी उपसर्ग लगाइए मित्रों, सद धातु लगाइए, कत प्रत्यय लगा दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? रदाभ्याम निष्ठातो ना स, ये पूर्व से सदा वाला जो सूत्र है मित्रों, उससे क्या होगा? इस नकार को नकार हो करके, फिर नकार को ड़कार हो करके निषण बनता है। ठीक, तो निषण की व्युत्पत्ति मित्रों बहुत महत्वपूर्ण होगी। पूछ देगा तो लोग कंफ्यूज होंगे। निषद कत ये वाला होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए रहस्य अंतर भवन पतिताम। अंतर भवन मित्रों यह अव्ययी भाव समास होगा। इसको आप लोग भी एकदम नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, अब कर तुम अल्प अल्पाभाषम मित्रों, यहाँ पर द्वित्व हुआ है ना, अल्प अल्प के ये प्रकार सूत्र से द्वित्व हुआ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे देखिए खद्योत, खद्योत आली विलसित निभाम। तो मित्रों यह विच्छेद कर लेंगे हम लोग, तो इसमें तो अलग अलग आ जाएगा। ठीक है ना, खंड कर करके, जो कि परीक्षा के दृष्टि से विशिष्ट समास नहीं होगा। ठीक, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। विद्युत उन्मेष दृष्टि पूछना होगा, तीन सबों में से अलंकार पूछेगा, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। मित्रों महत्वपूर्ण इसमें अंतर भवन, ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है, इसका सूत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी ये सब भी ऐसे बता दिया, लेकिन ये महत्वपूर्ण उतनी है नहीं। अगर पूछेगा भी तो ये सब बचेगा नहीं आपसे। ठीक है मित्रों, तो हम समझते हैं आप लोगों का यह भी श्लोक पूर्ण हो गया। और मित्रों आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। कल की कक्षा फिर 7:30 बजे से हम लोग इसके आगे 22वें सूत्र में श्लोक से अध्ययन यह किया जाएगा। बीच में थोड़ा 2 दिन इसकी कक्षा बाधित हो गई थी, जिससे मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को भी परीक्षा की चिंता होगी मित्रों, लेकिन क्या करें, है ना। इस समय जो एडमिशन का सत्र चल रहा है, दिन भर व्यस्तता, घर पर भी व्यस्तता, इसके कारण से बड़ी मुश्किल से समय निकाल पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, दोनों समय के लिए। ठीक है, अच्छा अब आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं मित्रों। कल फिर मिला जाएगा पुनः 7:30 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।